हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है ऊतक। ये हमारे 11th क्लास के बच्चों का है और हमारे नीट एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ऊतक क्या है? जब हम 9th क्लास में थे तो हमें मैम पढ़ाती थी कि कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक बनाता है और ऊतक मिलाकर ऊतक तंत्र बनाता है और ऊतक तंत्र मिलकर जो है अंग बनता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। इसी तरह से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन अभी हम बड़ी क्लास में आ गए, 11th क्लास में आ गए हैं, तो हमें डेफिनेशन भी थोड़ी बड़ी करने की ज़रूरत है। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा समान कार्य के लिए रूपांतरण हुई हो। उत्पत्ति 3 जनन स्तर से ही हो सकती है: बाह्य जनन, मध्य जनन, अंत्य जनन। यानी उत्पत्ति समान होनी चाहिए और समान कार्य के लिए रूपांतरण होनी चाहिए। अब रूपांतरण क्या चीज़ है? रूपांतरण क्या चीज़ है ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एक पतला पेन आता है, उसे हम कॉपी पे लिखते हैं, लेकिन ये मार्कर आता है, ये हम इसे वाइट बोर्ड पे लिखते हैं, लेकिन ये पेन का ही एक रूपांतरण है। तो हम ऐसे मतलब रूपांतरण बोल सकते हैं इसे। और लेकिन उपकला की जो उत्पत्ति है वो तीनों से होती है: बाह्य जनन, मध्य जनन और अंतःजनन से। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा समान कार्य के लिए रूपांतरण हुई हो, लेकिन उनकी संरचना समान या असमान हो सकती है। डेफिनेशन में अगर थोड़ी सी समझ में ना आए तो मैं जो बोल रही हूँ वो समझ लो। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा समान कार्य के लिए रूपांतरण हुई हो एवं उनकी संरचना समान या असमान हो सकती है, ऊतक कहलाती है। अब देखो, ये जो है अंडाणु है और ये जो है मेल का स्पर्म है। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, दैन 32 कोशिकीय जो अवस्था होती है उसको ब्लास्टुला कहते हैं। यहाँ पर गर्भाशय में इम्प्लांट होगा, लेकिन इसकी जो संरचना है वो 3 जन्म स्तर से मिलकर बनी होती है: बाह्य जनन, मध्य जनन और अंतःजनन। और इन्हीं से पूरे भ्रूण यानी बेबी का जो होता है निर्माण होता है। बाह्य जनन, मध्य जनन मतलब तीन जो ऊतक होते हैं जितने भी हमारी बॉडी में, उनका निर्माण इन तीनों से होता है। अब ऊतक का जो निर्माण है ना, वो इन तीनों से उपकला ऊतक का जो निर्माण है वो उन तीनों से ही होगा। देखो, उपकला ऊतक का बाह्य जनन, मध्य जनन, अंतःजनन से उत्पत्ति होती है उपकला ऊतक की। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इस तरह से ही इसकी उत्पत्ति होगी। उपकला ऊतक की उपकला ऊतक के केस में इन तीनों से ही उत्पत्ति होती है। कार्य इसका आवरण बनाना तथा आस्तर बनाना। अब आस्तर कैसे, जैसे समझ सकते हो, जैसे हम शेफ़ में या फिर कोई भी जब किचन में जाते हैं या फिर मम्मी लोग करते हैं, कुछ भी चीज़ कपड़े रखने से पहले ना उसके ऊपर एक लाइनिंग बिछाते हैं, अखबार बिछा देते हैं, फिर रेक्जिन की शीट बिछा देते हैं उस पर, तो हम उस ताकि हमारे कपड़ों को डस्ट वगैरह ना लगे। तो इसी तरह से उसे हम बोलेंगे आस्त्रल। या फिर जैसे मम्मी लोग कपड़े सिलवाती हैं तो लड़कों को, अगर लड़कियाँ सुन रही हैं तो वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। और छोटी बच्ची हो वैसे कहाँ ही पहन रही होगी अस्तर की सूट, बड़ी औरतें पहनती हैं, पर देखा तो हो गई। अस्तर ऐसे लगवाते हैं, लाइनिंग लगवाते हैं, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा पतला होता है वो सूट, तो उसमें अस्तर लगवा देते हैं, तो उसे आस्तरल बोलते हैं। अब आवरण क्या चीज़ है? तो ये हमारी बॉडी में आस्तर का निर्माण, आस्तर बनाने का काम करता है और आवरण बनाता है। आवरण क्या चीज़ है? देखो, जैसे हमारी बॉडी को हमारी स्किन कवर करे हुए है, तो ये हमारा आवरण हुआ। किसी चीज़ को कवर करके जो चीज़ रखती है उसको आवरण बोलते हैं। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बनाते चलो। मैं अब अगली स्लाइड पे चलती हूँ। आई होप कि आपने वो सब नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं उपकला ऊतक को, डिटेल में पढ़ेंगे। उपकला ऊतक की देखो, जैसे नाम में ही है उपकला, मतलब किसी के ऊपर होगी उपकला। इसको इंग्लिश में एपिथेलियम कहते हैं। उपकला ऊतक की कोशिकाएं संयोजी ऊतक पर वृद्धि करती हैं। देखो, उपकला ऊतक के संयोजी ऊतक और ये उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती हैं।
कोशिकाओं के मध्य अंतर्कोशीय पदार्थ बहुत कम होता है। ये जो होता है अंतर्कोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है। यहाँ तो मैंने बताने के लिए सिर्फ थोड़ा ज़्यादा बना दिया, लेकिन जो रियल में होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन तंत्रिकाएँ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सेंस बराबर करती हैं, लेकिन रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतर्कोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, जिससे रक्त की आपूर्ति हो ही नहीं पाती, मतलब बहुत कम होती है, बहुत कम होती है मात्रा में, जिसके कारण रक्त की आपूर्ति नहीं होती, लेकिन तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। उपकला ऊतक ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के लिए संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करती हैं या फिर निर्भर रहती हैं, इसके ऊपर संयोजी ऊतक के ऊपर निर्भर रहती हैं। ये उपकला ऊतक है, ये आधारी पटल है जिसके ऊपर ये संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक के मध्य इसकी की वजह से ये कनेक्ट कर पाती हैं, और ये संयोजी ऊतक है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। और हम बात करते हैं उपकला ऊतक। आई होप कि आपने वो सब नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। सबसे पहले सरल उपकला, संयुक्त उपकला, और एक और नवाब आते हैं जिसे हम विशिष्ट उपकला कहते हैं। विशिष्ट उपकला वैसे सरल उपकला का ही रूपांतरण होता है। विशिष्ट उपकला में आते हैं ग्रंथिल, तंत्रिका, संयोजी ऊतक और बर्लक उपकला। तो सरल उपकला में सबसे पहले सरल सल्की, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार, संक्रमित उपकला और स्तरित उपकला संयुक्त उपकला में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल उपकला, सरल सल्की उपकला के बारे में। देखो सरल सल्की उपकला के यहाँ को दिखाई दे रहा होगा। सरल सल्की उपकला की कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। इनका केंद्रक जो होता है वो बीच में होता है, इस तरह से अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार की होती हैं, चपटी होती हैं सरल सल्की की कोशिकाएं। और विसरण और निस्यंदन का कार्य विसरण और निस्यंदन मतलब छानना किसी चीज़ को। जैसे कि हम चाय पत्ती के लिए चाय को छानते हैं, इसी तरह इसका काम निस्यंदन होता है। आगे पढ़ेंगे तुम्हारा यूरिन भी एक तरह से फ़िल्टर होता है, तो उनमें भी सरल सल्की उपकला का ही योग होता है। तो इसकी जो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। स्थिति इसकी रक्त वाहिनी में पाई जाएगी। और वोमेन सबपुट में पाई जाएगी। वोमेन सबपुट यहाँ पे यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है, ये सरल सल्की उपकला। और ये कुपिका में भी पाई जाती है। कुपिका मैं प्लस का निशान बना रही हूँ, मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं माइनस का निशान बनाती हूँ इस तरह से, तो मतलब अब्सेंट है। और एक और लिख सकते हो तो लिख लो। वैसे देह गुहा में भी पाई जाती है। गुहा इसे रक्त वाहिनी वोमेन सबपुट में की सरल सल्की कोशिकाओं को पोडोसाइट कहते हैं। बस इतना ही लिख लो, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब स्लाइड में से बहुत कम रही है, लेकिन इसे मैं मिटा देती हूँ, आप इसे नोट्स बना लो। अब बात करते हैं सरल घनाकार की। इसमें केंद्रक कोशिका के मध्य में बीच
मध्य में पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं की आकृति कुछ इस तरह से होती है, घन आकार की तरह, और इसका कार्य स्त्रावण और अवशोषण करना होता है। या तो कुछ सिक्रेट करेंगे या फिर कुछ अब्जॉर्ब करेंगे। और स्त्रावण ये तब करती हैं जब ये ग्रंथि बन जाती है। ग्रंथि, हम विशिष्ट ग्रंथि क्या है और इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट कला ऊतक में। शायद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ इतना पार्ट कवर करेंगे। अब बात करते हैं सरल स्तंभाकार की। सरल स्तंभाकार की कोशिकाएं कुछ इस तरह से होती हैं, लंबी लंबी, और इसका केंद्रक आधारी भाग में होता है। इसका कार्य स्त्रावण और अवशोषण होता है। इसकी स्थिति संपूर्ण आहार नाल में होती है। कार्य दोनों का सेम है, अवशोषण और स्त्रावण, और इनकी स्थिति अलग अलग है। इस स्तंभाकार जो होती हैं संपूर्ण आहार नाल में पाई जाएंगी। वहीं जो घनाकार कोशिकाएं हैं वो वृषण, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में पाई जाएंगी। इन्हें वृषण और अंडाशय को मिलकर जनद भी बोलते हैं। और आई होप कि आपने इतना नोट बना लिए होंगे, और इतना पार्ट हमने कवर कर लिया है। इतना पार्ट हम कल को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो के 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगी। अभी शायद लाइट का थोड़ा इशू है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।